का वीडियो है। आज का यह वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9th का है। पिछले वीडियोज़ में हमने भेजा था कि ऊतक क्या होते हैं। फिर उसमें आपने देखा कि जो वनस्पति ऊतक हैं उनके प्रकार का एक आपने चार्ट देखा, जिसमें वनस्पति ऊतक को दो भागों में बांटा गया, एक विभज्योतकी ऊतक और दूसरा अस्थायी ऊतक। तो उसमें से पहला है विभज्योतकी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या होते हैं? बच्चों, जैसा नाम से ही विदित है कि विभज्योतकी ऊतक विभज्य अर्थात विभाजन करने वाले कोशिकाओं का ऊतक है। इस ऊतक की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी कोशिकाएं निरंतर कोशा विभाजन करती रहती हैं, जिससे नए नए कोशिकाएं और ऊतक बनते रहते हैं। इसीलिए इस ऊतक का नाम विभज्योतकी ऊतक है। पुनः एक बार सुने कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती हैं, जिससे नए नए कोशिकाएं और ऊतक बनते रहते हैं, उन ऊतकों को हम विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। बच्चों, पौधों में ये शरीर की समस्त कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं। कुछ निश्चित स्थानों पर पाई जाने वाली कोशिकाएं ही विभाजन करती हैं। यही कारण है कि पौधों में जो वृद्धि होती है वह निश्चित स्थान पर पाए जाने वाले कोशिकाओं से ही होती है, अर्थात एक निश्चित भागों से ही वृद्धि होती है। इसमें एक प्रश्न कभी कभार पूछा जाता है कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है पुराना, 20 वर्ष पुराना वृक्ष है। इस पर 10 फीट की ऊंचाई पर एक कील लगा दिया गया। कितनी ऊंचाई पर? 10 फीट की ऊंचाई पर कील लगा दिया गया। बीस वर्ष पुराना वृक्ष है, जमीन से 10 फीट की ऊंचाई पर एक कील लगा दिया गया। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि अगले 20 वर्षों के बाद या 10 वर्षों के बाद यह कील कितनी ऊंचाई पर होगी? बच्चों, इस कील की ऊंचाई पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कील लगाया गया है उसके नीचे जमीन तक, भूमि तक के बीच में लंबाई को बढ़ाने वाला कोई भी विभज्योतकी ऊतक नहीं पाया था। यहाँ बीच में कोई भी विभज्योतकी ऊतक नहीं पाया जाता। इसलिए कील जितनी ऊंचाई पर लगाया गया है उतनी ही ऊंचाई पर रहेगा, चाहे वो 10 वर्ष बीत जाए या 20 वर्ष बीत जाए। क्यों? क्योंकि पौधों में कुछ निश्चित स्थानों पर ही विभाजन करने वाली कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। विभज्योतकी ऊतक की विशेष लक्षण, विभज्योतकी ऊतक की विशेषताएं, लक्षण। पहला, कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं, जिससे नए नए कोशिकाएं और ऊतक बनते रहते हैं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होते, अर्थात कोशिकाएं परस्पर सटी होती हैं।
दो कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता। दो कोशिकाओं के बीच के स्थान को ही अंतराकोशिकीय स्थान कहते हैं। तीसरा, कोशिकाएं घने जीव द्रव्य वाली और बड़े केंद्र युक्त होती हैं, यानी जो भी कोशिकाएं विभज्योतकी ऊतक की होती हैं उनमें जीव द्रव्य खूब होता है, घना जीव द्रव्य होता है, गाढ़ा जीव द्रव्य होता है और उनमें केंद्रक भी बड़े होते हैं। क्योंकि ये विभाजन कर रही हैं तो इन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊर्जा जो है जीव द्रव्य में उपस्थित यौगिकों के द्वारा होता है। चौथा, कोशिकाओं की कोशाभित्ति। ये नई नई बनी कोशिकाएं हैं, हमेशा नई नई बन रही हैं, इसलिए कोशाभित्तियों की मोटाइयाँ बहुत कम होती हैं। जो जो कोशिकाएं पुरानी होती जाती हैं कोशाभित्ति की मोटाई बढ़ती जाती है। क्योंकि ये नवनिर्मित कोशिकाएं हैं अतः इनकी कोशाभित्तियाँ बहुत पतली होती हैं। रसधानियाँ अनुपस्थित या बहुत छोटी होती हैं। वनस्पति कोशिकाओं में जो वैक्यूल्स पाए जाते हैं, टोनोप्लास्ट पाए जाते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, कई होते हैं या आरंभ में बिल्कुल नहीं। यानी जो नई कोशिका बनती है उसमें रिक्तिकाएँ अनुपस्थित होते हैं, यदि कहीं हैं भी तो बहुत छोटी होती हैं। कोशिकाएं उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं। कोशिकाओं में उपापचयी मतलब श्वसन कार्य, निर्माण कार्य और सभी जैव रासायनिक क्रियाएं इसमें तीव्र गति से होती हैं, क्योंकि इन्हें विभाजन करके नई कोशिकाएं बनानी होती है। इसलिए इनमें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। पोषक तत्वों आदि की सप्लाई भी खूब होती है, जिससे यह उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं। उपापचय का अर्थ निर्माणकारी व विघटनकारी जैव रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से यह प्रमुख विभज्योतकी ऊतक की विशेषताएं हैं। अब ये प्रकार, इनके प्राप्ति स्थान के आधार पर कहाँ पर ये पौधे में पाई जाती हैं। प्राप्ति स्थान के आधार पर यह तीन प्रकार की होती हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम, शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा लेटरल पार्श्व विभज्योतक और तीसरा इंटरकैलरी अंतर्विष्ट। अंतर्विष्ट विभज्योतक। चित्र में आप देखें एपिकल मेरिस्टम ये तने के शीर्ष पर या जड़ के शीर्ष पर, कलियों के शीर्ष पर होती है। इनसे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। ध्यान रखना, एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? नाम ही है शीर्षस्थ विभज्योतक या तने के शीर्ष, जड़ के शीर्ष, कलियों के शीर्ष पर पाई जाती हैं, जिससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। शीर्ष की जो शीर्ष होता है उसमें एक कोशिका ऐसी होती है जो बहुत ही सक्रिय होती है और हमेशा कोशिकाएं बनाती रहती है। देखिए, तो इसे जो है प्रोमेरिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रोमेरिस्टम। साथ ही सहायक कोशिकाएं भी विकसित होती रहती है, जिसे प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। और जो आपकी लेटरल है ये सेकेंडरी मेरिस्टम कहलाता है। तो इस तरह से दूसरे आधार पर, कार्य के आधार पर अगर कहा जाए तो एपिकल मेरिस्टम को ही प्रोमेरिस्टम भी कहते हैं और लेटरल मेरिस्टम को प्राइमरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी को प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं।
तो जैसा नाम से ही है कि एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ विभज्योतक, इस प्रकार के विभज्योतकी ऊतक जड़ और तने के शीर्ष पर पाए जाते हैं, जिनसे पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। दूसरा लेटरल मेरिस्टम, ये देखिए पार्श्वों में पाए जाते हैं, साइड में पाए जाते हैं, जिनसे पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है। इन ऊतकों से, इस प्रकार के विभज्योतकी ऊतकों को से पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार के ऊतक केवल द्विबीजपत्री तने और जड़ों में पाए जाते हैं। और इस प्रकार के ऊतकों को, जो लेटरल मेरिस्टम है, उसे कैम्बियम ऊतक भी कहते हैं, इसे कैम्बियम ऊतक भी कहते हैं। और कैम्बियम से पौधों में द्वितीयक वृद्धि यानी मोटाई में वृद्धि होती है। इंटरकैलरी, ये गांठों पर, वृंतों पर बीच बीच में पाए जाते हैं, इनसे भी पौधे की लंबाई में ही वृद्धि होती है। इस तरह से बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उनके प्रकार, इसको कॉपी में लिखिए। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखिए। लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, ये लिखिए। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, यह लिखिए। पुनः देखिए, एपिकल तने और जड़ के शीर्ष पर पाए जाते हैं, इससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। लेटरल मेरिस्टम पार्श्वों में पाए जाते हैं, केवल द्विबीजपत्री तनों और जड़ों में पाए जाते हैं, जिनसे पौधे की मोटाई में वृद्धि होती है। पौधों में मोटाई में वृद्धि को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम यह बीच बीच में पाए जाते हैं, जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इनसे भी पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। फिर ऐसे लिखकर ये चित्र रफली बना लें, ये टॉपिक कंप्लीट हो।